हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम क्लाउड बर्स्ट के बारे में बात करेंगे। मौसम भी मॉनसूनी है, लेकिन आपको बता दूं कि ये मॉनसूनी मौसम का क्लाउड बर्स्टिंग से कोई खास ताल्लुकात नहीं है। लेकिन क्लाउड बर्स्टिंग में बारिश बहुत जमकर होती है और ये इतनी ज्यादा होती है कि ये नेचुरल डिजास्टर का रूप धारण कर लेती है। तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि आखिर क्लाउड बर्स्ट है क्या, होता कहाँ है और होता क्यों है। दोस्तों, आमतौर पे आपने देखा होगा कि क्लाउड बर्स्टिंग ज्यादातर करके माउंटेनियस रीजन में होता है या फिर ये माउंटेन वैली इलाके में ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्लाउड बर्स्टिंग सिर्फ माउंटेनियस रीजन में मिलता है। ये प्लेन में भी हो सकता है, यानी कि मैदानी इलाकों में भी हमें क्लाउड बर्स्टिंग की घटनाएं देखने को मिलती है। लेकिन उसके बावजूद अगर हम स्पेशल अटेंशन देके बात करें तो मोस्टली क्लाउड बर्स्टिंग माउंटेनियस रीजन में होता है, खास करके भारत में। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि भारत में जो नॉर्दर्न इलाका है, हमारा हाई माउंटेन रीजन है, वहां पर जो लो मॉनसूनी क्लाउड है वो इन ऊंची ऊंची पहाड़ियों द्वारा रोक ली जाती है और जो सिचुएशन बनती है वो क्लाउड बर्स्टिंग की बनती है। तो अब हम जानते हैं कि आखिर ये क्लाउड बर्स्ट होता क्या है। चलिए, अगर हम एक नॉर्मल डेफिनेशन के बारे में बात करें कि बादल फटना आखिर होता क्या है, तो अगर लगभग मान लीजिए कि 10 किलोमीटर इंटू 10 किलोमीटर की एरिया में अगर 10 सेंटीमीटर प्रति घंटे से अधिक बारिश हो जाती है तो इसे हम क्लाउड बर्स्टिंग की श्रेणी में डालते हैं। और अगर हम इसी डेफिनेशन को ध्यान में रखें तो अगर आधे घंटे में 5 सेंटीमीटर से ज्यादा की बारिश हो जाती है तो इसे भी क्लाउड बर्स्टिंग में डाला जाता है। जस्ट हम लोगों ने अभी जाना कि ये जो बादल फटने की घटना है, यानी कि क्लाउड बर्स्टिंग की जो घटना है, ये प्लेन इलाकों में भी होती है, लेकिन ज्यादातर करके जो चांसेस होती हैं इसकी, ये माउंटेनियस इलाके में होती है। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्लाउड बर्स्टिंग की एक्चुअल में डेफिनेशन होती क्या है। तो क्लाउड बर्स्ट आपका एक सडन रेनफॉल होता है। आप कह सकते हैं कि ये रेनफॉल का एग्रेसिव फॉर्म होता है। इसमें इतनी ज्यादा बरसात होती है कम समय में, और ये एक छोटे से जियोग्राफिकल एरिया में होता है, यानी कि इसका जो एरिया है वो बहुत बड़ा भी नहीं होता। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि काफी छोटे स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया में होता है और इसके बरसने का जो पीरियड है वो भी काफी शॉर्ट होता है, यानी कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा बारिश हो जाती है। यही हमारा एग्रेसिव रेनफॉल, जिसे हम क्लाउड बर्स्ट के नाम से जानते हैं। साथ ही यहाँ पर अगर दर के बारे में बात करें कि बारिश ऑलमोस्ट कितनी होती है, तो आप ये समझ जाइए कि एक घंटे में लगभग 5 इंच के आसपास की बारिश हो जाती है। तो एक घंटे में जब 5 इंच के आसपास की बारिश हो जाती है और इनकी बूंदें काफी ज्यादा मोटी होती है, तो इससे अपने आप मालूम चल रहा है कि बारिश फ्लड का कॉज बन जाती है। यानी कि अगर कम समय में ज्यादा से ज्यादा बरसात हो जाती है, मूसलाधार बारिश जिसे हम कहते हैं, और ये तड़कन गर्जन के साथ होती है। थंडर स्टॉर्म इसका एक कॉमन फीचर है, यानी कि जब भी क्लाउड बर्स्टिंग होगा तो एकदम भीषण और कॉमन रूप है यहाँ पे थंडर स्टॉर्म का हमें देखने को मिलेगा। जिस तरीके से हम लोग कई बार टीवी सीरियल्स में देखते हैं या फिर किसी भी टीवी में हम किसी शो में देखते हैं, जब जबरदस्त बारिश का सीन दिखाया जाता है तो समझिए कि उसी तरीके का कुछ क्लाउड बर्स्टिंग होता है। तो यहाँ पर हमें मालूम चल रहा है कि क्लाउड बर्स्टिंग एक छोटे से जियोग्राफिकल एरिया में ज्यादा से ज्यादा पानी का बरस जाना, वो भी कम समय में, इसे ही हम क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। इसमें तड़कन गर्जन, थंडर स्टॉर्म, हर तरीके के जो बारिश के कॉमन फीचर होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। चलिए, अब हम जानते हैं कि आखिर क्लाउड बर्स्टिंग होती कैसे है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जरूरी नहीं है कि बादल फटने की घटना तभी होती है जब बादल किसी सॉलिड बॉडी, जैसे पहाड़ जैसे किसी सॉलिड बॉडी से टकराए तब बादल फटेगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बादल फटने के लिए कुछ और कंडीशंस होती हैं जो मैं अब आपको बताऊंगी, जिससे आपको मालूम चलेगा कि हाँ, इस तरीके से बादल फटता है, यानी क्लाउड बर्स्टिंग के पीछे ये मेन कॉज है। अब ये होता कैसे है? इसमें होता यह है कि जो वार्म करंट है हवा की, ये नीचे से ऊपर की ओर जाती है। हम सबको पता है कि गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है, और ये गर्म हवा जब ऊपर की ओर धकेलते धकेलते ऊपर के एटमॉस्फेयर में इकट्ठा होना शुरू कर देती है। लेकिन जो सैचुरेटेड क्लाउड है वो बारिश नहीं कर पाता है, और ऐसे में एक के बाद एक लेयर बनती चली जाती है। यानी कि आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि ये ऊपर का सरफेस हो गया। अब यहाँ से जो वार्म करंट है ये यहाँ पे गई, एक लेयर यहाँ पे जमा हो गई, यहाँ पे बारिश नहीं हो पाया, कंडेंसेशन धीरे धीरे हो रहा है लेकिन बरसात नहीं हो पाई। फिर जो गर्म वायु उठी फिर वो इस लेयर में जमा हो गई। इसी तरीके से वायु, गर्म हवा उठते उठते यहाँ पे लेयर में जमा हो पा रही है। ठीक,
अब यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि बार बार ये वायु ऊपर उठ रही है और यहाँ पर जो कंडेंसेशन हो रहा है, अब इसको क्या करना है, अब ये नीचे गिरेगा, लेकिन ये नीचे नहीं गिर पा रहा है। ठीक है, ये जो बूंदे हैं, ये छोटी छोटी बूंदे उस टाइम में बरसात करने के लिए एबल है, लेकिन ये नीचे नहीं गिर पा रही है, बारिश नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि यहाँ से नीचे से जो वार्म करंट उठ रहा है ये ऊपर के यहाँ पर एक ब्लॉकेज का काम कर रहा है, यानी कि इस बारिश को नीचे गिरने से रोक रहा है, क्योंकि यहाँ से वार्म करंट कंटिन्यू है। अब ये वार्म करंट जब किसी जियोग्राफिकल क्लाइमेटिकल रीजन की वजह से बंद हो जाती है, तो ये जो बीच का ब्लॉकेज है जो कि यहाँ पे प्रेसिपिटेशन को, रेनफॉल को रोक रहा था, ये ब्लॉकेज अब हट जाएगा। अब जब ये ब्लॉकेज हट जाएगा तो होगा क्या कि ये जो क्लाउड हमारा बना था, जिसमें लगातार यहाँ पर आपके वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठे हो रहे थे, लेकिन नीचे की जो वार्म करंट है ऊपर की ओर जा रही थी और इस वजह से यहाँ पे एक ब्लॉकेज का काम कर रही थी। ऊपर की बूंदे नीचे की ओर नहीं आ पा रही थी, क्योंकि जैसे ही ऊपर की बूंदे नीचे की ओर आ रही थी तब तक यहाँ पर से जो नीचे से आपका वार्म करंट जा रहा था वो इस चीज को रोक दे रहा था। अब होता क्या है कि एक टाइम ऐसा आता है कि यहाँ पर ये जो मूवमेंट है नीचे से ऊपर जाने का वार्म करंट को, ये बंद हो जाता है। अब जब बंद हो जाएगा तो ये क्लाउड जो लेयर बाय लेयर, जिसमें बहुत सारा वाटर ड्रॉपलेट इकट्ठा हो चुका था, बहुत भयंकर क्लाउड बन चुका था और ये बरसने के लिए तैयार था, लेकिन यहाँ से जो वार्म करंट बार बार जा रही थी, वार्म करंट ऊपर जाकर क्या कर रही है, यहाँ पे तो वाटर ड्रॉपलेट्स दे रही है, कंडेंसेशन यहाँ पे धीरे धीरे होना शुरू होगा। तो यहाँ कंडेंसेशन हो रहा है, क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा बादल यहाँ क्रिएट हो चुका है, लेकिन ये बादल जब बरसना चाह रहा है तो ये प्रोसेस जो नीचे से ऊपर है वो यहाँ पर एक रुकावट पैदा कर दे रही थी। लेकिन जब ये वाली प्रोसेस बंद हो जा रही है तो यानी ये ब्लॉकेज क्या है, हट जा रहा है। तो इस ब्लॉकेज के हटने से यहाँ पर इतना ज्यादा पानी भरा हुआ है कि एकदम आप समझ जाइए कि एक बलून में जब बहुत सारा पानी भर दिया जाता है और उस बलून में एक छोटा सा होल कर दें तो कितने प्रेशर के साथ वो सारा पानी नीचे की ओर गिरता है, बहुत सारे प्रेशर के साथ वो सारा पानी नीचे गिरता है। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है कि जब हमारा ये क्लाउड है, एक बलून इसे मान लीजिए, और ये बिल्कुल नीचे आना चाह रहा है, लेकिन यहाँ पे ब्लॉकेज था और जिस वजह से एक हडल की वजह से ये नीचे नहीं आ पा रहा था। अब ये हडल यहाँ से हट चुका है और हडल के हटते ही ये जो हमारा गिवन क्लाउड था जिसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ है, ये अब क्या होता है, तुरंत ब्रस्ट करता है और कम ही समय में ये पूरा जिसमें इतना सारा जो पानी इसमें इकट्ठा है, ये पूरा तुरंत एक ही जगह पर। अब यहाँ से आप समझ जाइए कि एक बलून में आप छेद करते हैं तो सारा पानी क्या होगा, एक पर्टिकुलर प्लेस में ही गिरेगा, इधर उधर तो आसपास के रीजन में नहीं गिरेगा। तो यही होता है क्लाउड ब्रस्टिंग में। और आगे अच्छे से मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल ये आपको बहुत अच्छे से मालूम चल रहा होगा कि एक बलून में अगर आप छेद कर देते हैं तो उसका पानी एक पर्टिकुलर जगह पे ही गिरना शुरू होता है। तो क्लाउड ब्रस्ट में भी समझिए कि ये क्लाउड जो है, इसमें छेद होने से इसका पानी एक ही इलाके में, एक छोटे से जियोग्राफिकल इलाके में आएगा और ये पूरा पानी वहीं पर भरेगा। नॉर्थ में हमारी पेरिनियल रिवर है, कई सारे डैम बने हुए हैं, तो जिस वजह से यहाँ पानी बहुत ज्यादा भर जाता है और पानी यहाँ पे एक ही इलाके में बहुत ज्यादा भर जाता है, जिस वजह से क्लाउड ब्रस्ट के पीछे बहुत सारे और कई जो नेचुरल डिजास्टर हैं वो भी आना शुरू हो जाते हैं। लैंडस्लाइड दिखाई देता है हमें, फ्लड दिखाई देता है। आगे क्या क्या कॉज होता है, क्या हमें लॉस होता है क्लाउड ब्रस्ट से, उसके बारे में भी जानेंगे। तो आई होप कि ये वाले जो मैंने आपको एक रफ डायग्राम बताया, इससे आपको मालूम चल गया होगा कि एक्चुअल में क्लाउड ब्रस्ट होता कैसे है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या लिख रहा है, सम टाइम दिस हैपेंड व्हेन द क्लाउड इज रेडी टू रेन, यानी कि ये ऐसा तब होता है जब क्लाउड आपका बारिश तो करना चाह रहा है, लेकिन द ग्राउंड बिलो इज स्क्रॉचिंग हीट। स्क्रॉचिंग हीट का मतलब क्या है कि बहुत तेज गर्म होता है, नीचे का जो ग्राउंड है ये बहुत ज्यादा तेज गर्म होता है। अब तेज गर्म होने से क्या है, कॉन्वेंशनल करंट चलती है, यानी कि नीचे से धरती से गर्म हवा ऊपर की ओर अपलिफ्ट होती है। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग अपलिफ्टमेंट होता है, जिस वजह से ये वार्म करंट का एक स्ट्रॉन्ग अपलिफ्टमेंट होता है, जिस वजह से रेन ड्रॉप्स फाइंड इट वेरी हार्ड टू फॉल थ्रू अ करंट ऑफ राइजिंग एयर। यानी इसी वजह से ये जो रेन ड्रॉप है ये नीचे आना चाह रही है लेकिन नहीं आ पा रही है। क्यों? क्योंकि करंट राइज कर रही है। कौन सी करंट राइज कर रही है आपकी? ये वार्म करंट राइज कर रही है। तो ये आपका रीजन है क्लाउड ब्रस्ट का। तो जो मैंने आपको थोड़ा सा रफ डायग्राम से बताया था, आई होप आपको वो समझ आ गया होगा। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि लंबे समय से जब यही चीज चल रहा है तो वो क्लाउड जो है ये ओवरलोडेड हो जाता है, यानी कि वाटर ड्रॉपलेट से ये ओवरलोडेड हो जाता है। और जब ये
क्लाउड नीचे की ओर यानी वाटर ड्रॉपलेट्स गिरना चाह रही हैं, द ड्रॉप्स दैट शुड हैव फॉलन आर रिटर्न्ड बैक अप, यानी वो सारी बूंदें जो कि नीचे गिरना चाह रही हैं और नीचे से जो कि आपका वार्म करंट चल रहा है उस वजह से ये गिरने वाली जो ड्रॉपलेट्स थी ये अब क्या हो जाती है, रिटर्न हो जाती हैं और फिर नीचे की लेयर में नए ड्रॉपलेट्स जमा होने लगते हैं। यानी जो पुराने ड्रॉपलेट्स नीचे गिरने वाले थे अब तो वो गिर नहीं पा रहे हैं, बल्कि नीचे की लेयर में नए वाले ड्रॉपलेट जो हैं ये बन जा रहे हैं और फिर नीचे की जो वार्म करंट है ये इस नए वाले ड्रॉपलेट को भी ऊपर की ओर धकेल दे रही है। तो ऐसा लंबे समय से होता रहता है। अब फाइनली क्या होता है, फाइनली समथिंग हैपेंस टू चेंज द सिचुएशन। एक टाइम ऐसा आता है कि ये जो प्रोसेस चल रहा था अपलिफ्टमेंट का वार्म करंट के, ये सिचुएशन चेंज हो जाती है। अब ये बदल जाने से क्या है कि ये रेन अब ब्रेक कर जाता है या अपलिफ्टमेंट जैसे ही सडनली अपलिफ्टमेंट किसी रीजन की वजह से रुकती है तब क्या होता है कि ये क्लाउड बहुत भारी हो चुका है। कैसे भारी हो गया है, न्यू ड्रॉप्स एंड ओल्ड ड्रॉप्स, ठीक है, यानी कि जो रेन ड्रॉप्स थे देन ऑल द रेन ड्रॉप्स न्यू वंस एंड ओल्ड, यानी पहले के जो पुराने रेन ड्रॉप थे प्लस जो नए वाले रेन ड्रॉप थे अब ये क्या है एक साथ मर्ज होके तुरंत अब ये गिरना शुरू हो जाते हैं क्योंकि काफी भारी होती हैं। बारिश की जो बूंदें हैं बिल्कुल गेहूं के दाने की तरह काफी ज्यादा मोटी हो जाती हैं। ये इतनी मोटी होती हैं कि ये वाले ड्रॉपलेट जब शरीर पे भी पड़ते हैं तो बिल्कुल चोट लगती है, लगता है कि बारिश की बूंदें हमें चोट मार रही है, ठीक। तो इसीलिए यहाँ क्या लिखा है, ट्रूली इट सीम्स एज इफ द रेन क्लाउड्स बर्स्ट, ठीक है, इसीलिए ऐसा लगता है कि ये रेन क्लाउड जो है ये क्या है, क्लाउड ब्रस्टिंग हो गई है। एक छोटे से जियोग्राफिकल इलाके में एक ही साथ पूरा पानी जो है बरसात बरस जा रहा है और यहाँ पे थंडर स्टॉर्मिंग भी होती है, ठीक है। सम टाइम तो यहाँ पे जो ओले गिरना है वो भी दिखाई देती है, यानी कि ओले गिरने की घटना भी यहाँ पे कॉमन हो जाती है और उसके बाद आपका थंडर स्टॉर्म यहाँ पर कॉमन होता है और इतनी जबरदस्त बारिश होती है। क्यों, क्योंकि ओल्ड वाटर ड्रॉपलेट्स और न्यू वाटर ड्रॉपलेट्स अब दोनों मिलकर बरसात करती हैं। तो अब आपको मालूम चल गया होगा कि क्लाउड बर्स्टिंग होती कैसे है। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं कि थंडर स्टॉर्म कितना ज्यादा है, ये बिल्कुल ब्लैक क्लाउड बन चुका है आपका, ठीक है। और साथ ही यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बादल फटने की घटना यहाँ हो रही है। एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में बहुत सारा पानी यहाँ बरस रहा है और आपको एक आंसर देना होगा कमेंट बॉक्स में कि वो कौन सा क्लाउड होता है। बहुत सारे क्लाउड के भी टाइप्स होते हैं, तो वो कौन सा क्लाउड है जो कि रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें, खास करके जियोग्राफी के स्टूडेंट जो हैं मुझे लगता है कि वो बेहतर जवाब दे पाएंगे इसका। तो वो कौन सा क्लाउड है जो कि रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आप इसको जरूर मेंशन करें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि काले काले ये बादल है और यहाँ से आपको थंडर स्टॉर्म कितना ज्यादा दिखाई दे रहा है। एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में बारिश होता हुआ नजर आ रहा है, तो ये काफी डेंजरस सिचुएशन होती है और ये बारिश बहुत कम समय के लिए होती है क्योंकि एक ही बार वो पूरा पानी बरस के खत्म हो जाता है और उसके बाद से आपका क्लाउड ब्रस्टिंग या रेनफॉल रुक जाता है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे लॉस बहुत ज्यादा होता है। किस तरीके का लॉस है यहाँ देख लीजिए। What can a cloud burst do? अब एक क्लाउड ब्रस्ट क्या क्या कर सकती है। अब देखा जाए कि एक क्लाउड ब्रस्ट क्या कर रही है। तो जब क्लाउड ब्रस्टिंग हो रहा है तो एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में बहुत ज्यादा रेनफॉल हो रहा है और जब कम समय में ज्यादा रेनफॉल हो रहा है तो सीधी सी बात है वो क्या करेगा, आपका कॉज करेगा फ्लड का। किस चीज का कॉज करेगा, फ्लड का कॉज करेगा। यहाँ देख रहे हैं बाढ़ आ जाएगी, बाढ़ आएगी। अब सेकंड पॉइंट क्या हो गया, डिस्ट्रॉय होगा आपका वेजिटेशन, यानी कि जो भी हमारे पास वेजिटेशन है, जो भी वनस्पति हैं और जो भी पेड़ पौधे हैं वो सब कुछ क्या होंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे क्योंकि पानी में बहना शुरू हो जाएंगे। जमीन का कटाव होगा, जमीन के साथ सारे जो वेजिटेशन है वो गिरना शुरू होंगे। यहाँ लैंड स्लाइड भी होगा। यहाँ पे देखिए मैंने पॉइंट में लैंड स्लाइड लिखना मैं भूल गई हूँ, तो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा कि यहाँ पे क्या होगा, लैंड स्लाइड भी होगा क्योंकि मिट्टी क्या है, भीगी हुई मिट्टी ढीली हो जाती है। जब भीगी हुई मिट्टी ढीली हो जाएगी, और ये कहाँ पर हो रहा है क्लाउड ब्रस्टिंग, माउंटेनियस इलाके में हो रहा है। तो भीगी हुई मिट्टी जब ढीली हो जाएगी तो माउंटेनियस इलाके से मिट्टी का बहाव होने लगेगा, कटाव होने लगेगा, इरोजन होगा, कमजोर भूखंड जो है वो स्लाइड करके भी गिरेगा, तो लैंड स्लाइड की घटना होगी, डिस्ट्रॉय होगा वेजिटेशन का, फ्लड भी होगा, साथ ही डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। अब सीधी सी बात है कि जब वेजिटेशन हमारे नष्ट हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो डिफॉरेस्टेशन भी होगा, यानी कि एनवायरमेंट पूरी तरीके से जो हमारा नेचुरल एनवायरमेंट है वो अच्छा खासा यहाँ पे डैमेज दिखाई दे रहा है। और सीधी सी बात है,
लाइफ की लॉस होगी, कैजुअलिटी दिखाई देगी। उसके बाद प्रॉपर्टी, जो भी ह्यूमन बीइंग ने कंस्ट्रक्शन किए रहते हैं, हम लोगों ने डैम बनाए हैं, शॉप्स बनाए हैं, मार्केट और जो भी रेसिडेंशियल इलाका है, ये सब क्या होगा, आपके प्रॉपर्टी डैमेज यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि प्रॉपर्टी डैमेज होना शुरू होगा। बहुत सारे मवेशी यानी एनिमल्स जो हैं, जो भी कैटल्स हैं, वो भी पानी में बह जाते हैं, बाढ़ आता है तो बही जाते हैं। और उसके बाद ह्यूमन लाइफ जो है उनको भी बहुत ज्यादा लॉस होता है। कई जगह कंस्ट्रक्शन में, गुफाओं में, टनल में लोग फंसे रह जाते हैं। हम लोगों ने देखा ही, चमोली के केस में हुआ था कि टनल था, टनल्स में ही बहुत सारे लोग फंस गए थे। तो यहाँ पर जब कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो कोई भी गुफा हो, कोई केव हो या कोई टनल हो, वहां पर भी लोग, मजदूर लेबर फंसे रह जाते हैं। तो वहां पे क्या होता है, उनको भी अपने जान से हाथ धोना पड़ता है। तो अब सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि आपकी बारिश हो रही है, जबरदस्त लेवल की थंडर स्टॉर्म हो रहा है, पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। ऐसे में लोगों की जान बचाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्लाउड बर्स्ट कितना ज्यादा भयंकर रूप ले लेता है। तो आई होप कि आपको क्लाउड बर्स्टिंग के बारे में बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्लाउड बर्स्टिंग क्या है, क्या कॉज है इसके पीछे, क्या प्रॉपर डेफिनेशन है, और साथ ही जब क्लाउड बर्स्ट हो जाता है तो उसके बाद क्या रिजल्ट आता है। अब एक और है कि इससे बचाव क्या किया जाए। क्या ऐसा कुछ है कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्लाउड बर्स्ट होने वाला है? तो ये भी मैं बता दूं कि जी हाँ, प्रिडिक्शन की जा सकती है। ठीक है, डॉपलर रडार के मीडियम से हम छोटे जियोग्राफिकल एरिया में इसका पूर्वानुमान लगा सकते हैं, क्योंकि वैसे भी ये छोटे से जियोग्राफिकल एरिया में होता है। तो इस वजह से डॉपलर रडार की मदद से ये पॉसिबल हो जाता है कि लगभग 6 से 7-8 घंटे पहले भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्लाउड बर्स्टिंग की घटना हो सकती है। तो फ्रेंड्स, हियर इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। और आपके एक एक कमेंट को पढ़ा जाता है और आप जो भी टॉपिक को डिमांड करते हैं उसे लेकर हम आते हैं। इसीलिए आप कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब कुछ यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है, क्योंकि हमारे सितारे आप हैं।